Hello, welcome to Northeast PSC. Today we will be discussing about draft broadcasting bill which has recently been put into public sphere by the Ministry of Broadcasting. तो ये ड्राफ्ट ब्रॉडकास्टिंग बिल क्या है, इससे जो आपकी जो टेलीविज़न है OTT प्लेटफॉर्म है उस पर क्या इम्पैक्ट हो सकती है, गवर्नमेंट इससे क्या क्या चीज़ें करवाना चाहती है, इसकी क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, क्या नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं और क्या होना चाहिए, इन तमाम चीज़ों को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे इन दिस elaborate discussion. So without any further delay, let us begin today's discussion. So ड्राफ्ट ब्रॉडकास्टिंग बिल के बारे में बात करेंगे. उससे पहले दिस इज़ मी a bit information about me. My name is Nazrul Islam. I have been teaching political science and international relations for the past 3 years, and my educations are from Jamia Millia Islamia. And if you are intended to know more, you can get in touch with me on LinkedIn. Okay, so what is the context? The context is that INB Ministry, INB Information and Broadcasting Ministry, it has recently released a draft. A draft, what is a draft? Draft is a मतलब क्या होता है कि एक बिल की मतलब स्केलेटन, मतलब पूरी तरह से बिल नहीं है लेकिन एक ड्राफ्ट पेश किया गया है और ये बोला गया है कि जो हमारे ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर है, चाहे आप OTT की बात करें, डिजिटल न्यूज़ की बात करें, करंट अफेयर्स की बात करें, इन तमाम क्षेत्रों में अगर हमें एक लीगल एस्पेक्ट की ज़रूरत है, अगर हमें रेगुलेशंस करना हो, उसके लिए हम ये एक ड्राफ्ट आपके समक्ष रख रहे हैं. और आपके पास कितना दिन है? 30 दिन है. आपके पास 30 डेज हैं टू सजेस्ट एनी चेंजेस दैट शुड बी मेड इन दिस लेजिस्लेशन. तो इससे क्या करने की कोशिश करें, जो हमारे OTT कंटेंट है, ठीक है, OTT हो गया, जो हमारे डिजिटल न्यूज़ हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, इन तमाम तरीके की चीज़ों को रेगुलेट करने की कोशिश किया जाएगा. इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के द्वारा ये चीज़ सामने रखा गया है. सो ये हो गया ब्रीफ ओवरव्यू. सो ये जो एक्ट है, ये जो बिल है, इसके तहत क्या की फीचर्स है, इसके थ्रू क्या करने की कोशिश किया जा रहा है. पहली बात तो ये है कि सबसे पहली बात ये हम लोग PIB से लिए हैं, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो से लिए हैं. तो यहाँ पर कोशिश किया जा रहा है कि कंसोलिडेशन एंड मॉडर्नाइजेशन. तो बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि जो हमारे लॉ है, जो आपका टेलीविज़न हो गया, OTT हो गया, इसको जो रेगुलेट करने की जो लॉ है काफ़ी पुराना है. तो हमें नए कानून के ऊपर रिलाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो ज़रूरतें हैं, हमारे जो कॉन्टेक्स्ट वो बदल गए, हमारे जो टाइम पीरियड वो बदल गया है, जो डिजिटल स्पेस है वो काफ़ी मल्टीफोल्ड इंक्रीज़ हो रहा है इन इट्स कॉम्प्लेक्सिटी. सो केवल इट एड्रेसेस लॉन्ग स्टैंडिंग नीड फॉर कंसोलिडेटिंग एंड अपडेटिंग द रेगुलेटरी प्रोविज़न. जो हमारे जो कानून व्यवस्था है उसको अपडेट करने की जो ज़रूरत है उसको यहाँ पर एड्रेस करने की कोशिश किया जा रहा है, जहाँ पर एक सिंगल लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क होगा सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म को वो करने के, रेगुलेट करने के लिए. और ये रेगुलेटरी प्रोसेस है, इसको काफ़ी आसान बनाता है, एफिशिएंट बनाता है, और जो मौजूदा वक्त की जो ज़रूरतें हैं, मौजूदा वक्त की जो चैलेंजेस हैं, उसको एड्रेस करने के मकसद से क्या किया जाता है, आपका ये लॉ, ये बिल जो है इसकी ड्राफ्ट इंट्रोड्यूस किया गया है. और ये क्या करते हैं, इट एक्सटेंड्स इट्स रेगुलेटरी परव्यू टू एनकमस ब्रॉडकास्टिंग ओवर द टॉप. OTT हो गया, OTT कंटेंट, डिजिटल न्यूज़, करंट अफेयर्स, ये तमाम चीज़ें भी यहाँ पर इंक्लूड किया जाएगा. पहले क्या था, आपका सिर्फ जो है आपका टेलीविजन्स के लिए था या फिर कंप्यूटर के लिए था, तो जो आपका IT एक्ट 2000 के तहत चल रहा था. सो देयर इज़ नीड कि जिस तरह से हमारे डिजिटल स्पेस इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया, इतना ज़्यादा उसमें सोफिस्टिकेशन हुआ है, तो हमें इन तमाम नई चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमें एक नए लॉ की ज़रूरत थी. ये पहला पॉइंट गवर्नमेंट की तरफ से बोलना था. दूसरा क्या है, कॉन्टेम्पोरेरी डेफिनेशंस एंड फ्यूचर रेडी प्रोविजंस. बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग पुराने मीनिंग से ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं. तो हमें, क्योंकि बहुत सारे नई चीज़ें, आज से 10 साल पहले क्या था, आपका स्मार्टफोन नहीं था, ठीक है, 10 साल पहले आपको स्मार्टफोन नहीं मिलेगा, या फिर 12 साल पहले आपको स्मार्टफोन देखने के लिए नहीं मिलता है. आज 4G आया है, 5G आ रही हैं, तो OTT आ गया, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हैं. तो जो न्यू चीज़ों के लिए हमें क्या चाहिए, न्यू डेफिनेशंस भी चाहिए होगा.
ठीक है, न्यू डेफिनेशंस भी चाहिए। तो ये बात किया जा रहा है। और फ्यूचर रेडी प्रोविजंस टू कीप पेस विद द इवॉल्विंग टेक्नोलॉजीज एंड सर्विसेज, द बिल इंट्रोड्यूसेस कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन फॉर कॉन्टेम्पोरेरी ब्रॉडकास्टिंग टर्म्स एंड इनकॉर्पोरेट्स प्रोविजंस फॉर इमर्जिंग ब्रॉडकास्टिंग टेक्नोलॉजीज। किस तरह से हमारे जो ब्रॉडकास्टिंग टेक्नोलॉजीज है उसको और कितनी अच्छे से फ्यूचर के लिए उसको मॉडिफिकेशन किया जा सकता है, इसके ऊपर भी यहाँ पर बात किया जाता है। तीसरा क्या बात करते हैं, स्ट्रेंथन द सेल्फ रेगुलेशन रिजिम। बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि जो आपका कंटेंट क्रिएटर है वो अगर खुद रेगुलेट करे कि क्या हम अपलोड कर रहे हैं, क्या इसमें कमियां हैं, क्या इसमें कुछ चैलेंजेस हैं, अगर उसको मतलब सेल्फ रेगुलेशन करें तो वो बहुत अच्छा रहेगा। ये क्या होगा कि जो हमारे सरकारी संस्थाएं हैं उसके ऊपर बर्डन कम हो जाएगा। तो बोलते हैं कि एक कंटेंट इवैल्यूएशन कमेटी होना चाहिए। It enhances self-regulation with the introduction of Content Evaluation Committee and evolves existing interdepartmental committee into a more participative and broader broadcast advisory council। तो कंटेंट इवैल्यूएशन कमेटी होगा कि जो भी कंटेंट अपलोड किया जा रहा है, जो भी कंटेंट लाइव स्ट्रीम किया जा रहा है, उसको पहले एक बार देखा जाए कि उसमें किसी तरीके की इंसेंडियरी रिमार्क्स तो नहीं है, किसी तरीके की आपका रिलीजियस सेंटिमेंट्स को तो हार्ट नहीं करेगा, किसी तरीके की आपका जो है बायस्ड चीज़ें तो नहीं, मतलब अगर जैसा कंटेंट आप क्रिएट करते हो उस हिसाब से आपका एक कंटेंट इवैल्यूएशन कमेटी होगा। और ब्रॉडकास्ट एडवाइजरी काउंसिल भी होगा, ताकि जो सेल्फ रेगुलेशन रेजिम है वो और ज़्यादा अच्छा हो और ज़्यादा बेहतरीन तरीके से काम कर पाए। चौथा क्या है, डिफरेंशिएटेड प्रोग्राम कोड एंड एडवर्टाइजमेंट कोड। इट अलाउज फॉर डिफरेंशिएटेड अप्रोच टू प्रोग्राम and advertisement codes across various services and requires self classification by broadcasters and robust access control measures for restricted content। जो ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं वो खुद क्लासीफाई करे कंटेंट को अलग अलग उसमें, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि आपका जो कंटेंट है अगर सेंसिटिव है, जो जैसा भी कंटेंट होगा, ये जो मैं कंटेंट बना रहा हूँ इसका जो एक्सेस वो सिर्फ मेरे पास होना चाहिए, या फिर मेरे जो इंस्टीट्यूट है उनके पास होना चाहिए, मेरी टीम के पास होना चाहिए। तो मेरा कंटेंट जो है उसको अलग अलग मतलब जो है आपका टेक्नोलॉजिकल मेथड के थ्रू हम उसको प्रोटेक्ट करेंगे। एक्सेसिबिलिटी फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़। तो आज के डेट में क्या है कि जितने भी सारे आपका टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रही है वो कहीं ना कहीं या तो मेल कम्युनिटी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा कर रहे हैं, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा मेल कम्युनिटी को फ़ायदा कर रहे हैं, या फिर क्या है आपका जो फिज़िकली एबल्ड लोग हैं उनके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद हो रहा है। तो जो फिज़िकल डिसेबिलिटी वाले जो लोग हैं जिनके पास जिसको हम लोग इंडियन लॉ के डेफिनेशन में PWD बोलते हैं, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़, वैसे लोगों के लिए भी हमारे पास टेक्नोलॉजिकल क्या होना चाहिए, हमारा एडजस्टमेंट होनी चाहिए। द बिल एड्रेसेस द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ बाय प्रोवाइडिंग फॉर एनेबलिंग प्रोविजंस फॉर इशू ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस, ठीक है। तो ये होगा स्टैट्यूटरी पेनल्टीज एंड फाइन्स। अगर कहीं पे कोई लॉ वायलेट कर रहे हैं, ये जो ड्राफ्ट जो बिल है, ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग बिल जो है, इसको अगर कोई वायलेट करता है तो उसके लिए क्या किया जाएगा, आपका फाइन या फिर पेनल्टी लगाया जाएगा। तो इसके भी प्रोविजंस है, एडवाइजरी, वार्निंग, सेंश्योर और मॉनिटरी पेनल्टीज़। आपके जो गलती है उसके ऊपर बेस करके आपको अलग अलग प्रोविजंस रखा गया है कि ताकि आपको पेनल्टी मेड किया जाए। और हो सकता है किसी बहुत सीरियस केसेस में आपको क्या करना, इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा क्या है, इक्विटेबल पेनल्टीज़। अब ये क्या है कि मान लीजिए कि एक बहुत बड़ा थिंक टैंक कंपनी से एक ऐसा बहुत बड़ा कंपनी है जिसका क्या है आपका मार्केट वैल्यूएशन है $20 बिलियन, और एक है जिसका आपका मार्केट वैल्यूएशन क्या है आपका $100 मिलियन। तो क्या किया जाएगा, आपका गलती जितना भी हो लेकिन आपके कंपनी के जो एफोर्डेबिलिटी है उसके हिसाब से आपके ऊपर वो लगाया जाएगा। अब जिसका $100 मिलियन का कंपनी, उसके ऊपर आप $200 मिलियन का फाइन तो लगा नहीं सकते, है ना, लेकिन $20 बिलियन कंपनी के ऊपर आप लगा सकते। तो इक्विटेबल पेनल्टी होगा कि जो आपका फाइनेंशियल कैपेसिटी है आपके एंटिटी का, उसी हिसाब से आपके ऊपर फाइन लगाया जाएगा अगर आप कभी भी किसी तरीके की ऑफेंस या फिर गलती करते हैं तो। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग, प्लेटफॉर्म सर्विसेज एंड राइट ऑफ वे। द बिल ऑल्सो इंक्लूड्स प्रोविजंस फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग अमंग ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क ऑपरेटर्स एंड कैरिज ऑफ प्लेटफॉर्म सर्विसेज। फर्दर इट स्ट्रीमलाइंस द राइट टू
right of way section to address relocation and alterations more efficiently and establishes a structured dispute resolution mechanism। तो अगर कभी भी कहीं पे भी किसी तरीके का आपका डिस्प्यूट अराइज हो रहे हैं उसको एड्रेस करने के लिए भी यहाँ पर अच्छी खासी एडजस्टमेंट किया गया है। ठीक है, सो कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ इश्यूज़ हैं या फिर कुछ कॉन्सर्न है। लोग बोलते हैं कि यहाँ पर नॉट एवरीथिंग इज़ गुड इन दिस बिल, वो क्या है इसको देखने की कोशिश करते हैं। कॉन्सर्न्स अबाउट इरेजर और सिलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन, क्या होता है कि द ड्राफ्ट raises concerns that proposed bill could lead to the erasure or selective representation of Indian minority communities। बहुत सारे ऐसे माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं, उनका क्या हो सकता है, उनको जो अभी रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है या तो उनकी रिप्रेजेंटेशन कम हो सकता है। जो आपका डिजिटल स्पेस है देखिए जो आपका सोशल मीडिया इतनी तेज़ी से आपका बढ़ रहा है, वैसे में हर एक कम्युनिटी की आवाज़ को पूरी तरह से सामने रखने की क्या होना चाहिए, राइट होना चाहिए। तो कुछ लोग ऐसे बोल रहे हैं कि अगर ये लॉ सामने लाया गया तो माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो आपका कंटेंट क्रिएटर है या फिर जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो वॉइस है उसको दबाया जाएगा, कुचला जाएगा। ये कितना हद तक सही है, ये मेरा या फिर आपका पॉइंट नहीं है, ये मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स है उनका ये कहना है। फिर क्या है, द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क माइट इन्फ्लुएंस हाउ माइनॉरिटी कम्युनिटीज आर पोर्ट्रेड इन ब्रॉडकास्टिंग, पोटेंशियली शेपिंग ए डोमिनेंट नैरेटिव। बहुत सारे केसेस में अगर आप देखते हैं 1994 में क्या हुआ था, रुवांडा में जेनोसाइड हुआ था। तो उसमें क्या होता है कि जो ब्रॉडकास्टिंग एजेंसीज के बहुत बड़े रोल थे कि जो आपका माइनॉरिटी कम्युनिटी उनके पर्सपेक्टिव में एक नया उनका एक आइडेंटिटी बनाना, पूरा उनको एक विक्टिम मतलब स्टीरियोटाइपिंग कर देना। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर सारा पावर ये कर दिया जाएगा, कंटेंट को अगर रेगुलेट करेंगे तो हो सकता है ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी क्या कह रहे कुछ कम्युनिटीज़ को बहुत टारगेट करके उनका एक अलग मतलब क्या है अफिक्शियस एक स्टीरियोटिपिकल इमेज क्रिएट करे। ये हो गया। दूसरा क्या है, एम्बिगुअस फ्रेमिंग ऑफ पॉइंट 36, जो बिल में पॉइंट नंबर 36 है उसमें कुछ एम्बिग्यूटी हो क्या है इसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। तो द लैंग्वेज यूज्ड इन दिस सेक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ द पोटेंशियल एम्बिग्यूटी एंड ब्रॉड स्कोप ऑफ द रेगुलेटरी पावर। इट गिव्स ऑथराइज्ड ऑफिसर द अल्टीमेट पावर टू प्रोहिबिट द ट्रांसमिशन ऑफ एनी प्रोग्राम और चैनल नॉट इन कॉन्फर्मिटी विथ प्रिस्क्राइब्ड कोड्स और लाइकली टू प्रमोट डिसहार्मनी। बोलते हैं कि जो आपका ऑथराइज्ड ऑफिसर होगा, ठीक है, इस एक्ट के तहत कोई एक ऑफिसर को पावर दिया जाएगा। तो ये जो ऑथराइज्ड ऑफिसर हैं उनके हाथ में इतना पावर होगा कि अगर कोई भी कंटेंट ऐसा है जो आपका डिसहार्मोनी क्रिएट कर सकता है, कोई भी कंटेंट ऐसा है जो आपका प्रिस्क्राइब्ड कोड को फॉलो नहीं कर रहा है, तो उसको वहाँ पर रोक दिया जाएगा। ये ऑथराइज्ड ऑफिसर के द्वारा उस कंटेंट को क्या रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। अब बात यह है कि यहाँ पर एम्बिग्यूटी है, आप कौन से कंटेंट को आप रेस्ट्रिक्ट करेंगे, कैसे कंटेंट को आप ब्रॉडकास्ट होने नहीं देंगे, यहाँ पर स्पेसिफाइड नहीं किया गया है। इसीलिए इस जो आपका ये जो क्लॉज हैं इसका क्या हो सकता है, आपका मिसयूज़ हो सकता है। उसके अलावा क्या बोलते हैं, रीइंफोर्सेस गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस। गवर्नमेंट के जो इन्फ्लुएंस है, देखिए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन काफ़ी वाइटल, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी डेमोक्रेसी के लिए। और हम लोग अक्सर सुनते हैं जो डिसेंट होता है, ठीक है, डिसेंट होता है, डिसेंट इज़ द सेफ्टी वाल्व ऑफ ए डेमोक्रेसी। तो डिसेंट होना ज़रूरी है, गवर्नमेंट के क्रिटिसिज्म होना बेहद ज़रूरी है। अगर ऐसे में गवर्नमेंट क्या करें, अगर ऐसे में गवर्नमेंट ये मीडिया स्पेस को कंट्रोल करने की कोशिश करें, अगर यहाँ पर जो मीडिया स्पेस में क्या दिखाया जाए क्या नहीं दिखाया जाए ये सब गवर्नमेंट अगर कंट्रोल करे तो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे लोग। अगर गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे तो फिर पॉलिसी फॉर्मुलेशन में इनोवेशंस नहीं आएगी और धीरे धीरे जो डेमोक्रेटिक ढांचा है उसमें क्या हो सकता है, आपका डेंट पड़ सकता है, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। ठीक है, experts have expressed concerns about the potential influence of the government in the regulatory process and the independence of the authorized officer working under the government directions। तो गवर्नमेंट के डायरेक्शन में जो काम कर रहे हो उसका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होगा, वो यहाँ पर अपना बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस एक्सर्ट कर सकती हैं। और यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आपका हायरिंग एंड authorized officer under government directions cannot be separated from the government's sphere of influence। जो गवर्नमेंट ने किसी एक ऑफिसर को अपॉइंट कर रहे हैं वो गवर्नमेंट की इन्फ्लुएंस से कहाँ बाहर जाएगा, तो गवर्नमेंट जो चाहेंगे वही करेंगे। तो ये कुछ लोग ये ओपिनियन सामने रख रहे हैं। तो दीज आर द कंसर्न्स एसोसिएटेड विद द बिल। अगर हम बात करें कुछ ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से बिल को काफ़ी सेक्शन के लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं। एक क्या है, अपडेटेड लीगल फ्रेमवर्क। हम आपको पहले ही होता है कि हमारे पास क्या है, एक तो है केबल टेलीविज़न नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1995, ये चल रहा है हमारे सामने।
फिर IT एक्ट ऑफ 2000। तो हमारे सामने क्या है, पुराने कानून हैं जिसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं। ऐसे में हमें ज़रूरत है कि लीगल फ्रेमवर्क को अपडेट किया जाए। तो ये लीगल फ्रेमवर्क को अपडेट किया गया है, एम्स टू मॉडर्नाइज द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एंड अडेप्टिंग टू डायनामिक वर्ल्ड ऑफ OTT, डिजिटल मीडिया, DTH, IPTV, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़। तो ये एक है। और दूसरी बात क्या है, दिव्यांगजन, जो हमारे डिसेबिलिटीज़ वाले जो लोग हैं, उनको भी उतना ही हक है कि डिजिटल मीडिया क्या उनको क्या मिला, आपका बेनिफिट मिले। ठीक है, तो ये एक चीज़ है कि अपडेटेड लीगल फ्रेमवर्क हो गया। उसके बाद एम्पावरिंग ब्रॉडकास्टर्स, तो जो ब्रॉडकास्टर को एक पावर दिया गया है कि आप सेल्फ रेगुलेट कर सकते हैं। आपके जो कंटेंट है आप खुद ही रेगुलेट करें। ऐसा नहीं कि आपके हर कंटेंट को हम आपके ऑफिस में जाके क्या करेंगे, उसको देखेंगे, एनालाइज करेंगे, इसको ब्रॉडकास्ट किया जाएगा कि नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो सेल्फ रेगुलेटरी पावर दिया जा रहा है। इट एम्स टू स्ट्राइक ए बैलेंस बिटवीन रेगुलेटरी ओवरसाइट एंड इंडस्ट्री ऑटोनॉमी। तो जो है आपका रेगुलेटरी ओवरसाइट का भी एक बैलेंस, मतलब कि रेगुलेशन भी किया जाएगा आपको हल्का फुल्का, और आपको इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमी भी दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है आपके ऊपर पूरा एकदम आपके पूरे जो आज़ादी है उसको रोकने की कोशिश किया जा रहा है, या फिर आपको पूरा खुला छोड़ दिया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या है, आपका बैलेंस्ड रेगुलेशन ज़रूरी था, यह ऐसा कुछ लोगों का कहना है। डिफरेंशिएटेड अप्रोच टू कोड्स, सो ये जो बिल है, The draft bill also allows for a differentiated approach to program and advertisement codes across various services। तो अलग अलग प्रोग्राम, अलग अलग जो एडवर्टाइजमेंट कोड होगा उसके लिए अलग अलग अप्रोच रखने की कोशिश किया जा रहा है। तो ऐसा मतलब ये नहीं कि एक डेफिनेशन लगा दिया, एडवर्टाइजमेंट के लिए भी वही चलेगा, फिल्म के लिए भी वही चलेगा, न्यूज़ चैनल के लिए भी वही चलेगा, यूट्यूब में कंटेंट बनाने वालों के लिए भी यही चलेगा, ऐसा नहीं। हर किसी के लिए अलग अलग अप्रोच रखा गया है। By allowing a differentiated approach, regulations can be tailored to suit the nature of linear and on-demand content। ठीक है, तो ये जो जिसकी जो ज़रूरतें हैं उसको एड्रेस करने की कोशिश किया जा रहा है। फेयरनेस मेजर्स की बात करें, अंडर दिस बिल मॉनिटरी पेनल्टीज आर लिंक्ड टू द इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर ऑफ द एंटिटी फॉर फेयरनेस। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि जो भी एक कंपनी के ऊपर कोई अगर ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी या फिर कंटेंट क्रिएटर है, अगर उसके ऊपर फाइन लगाया जा रहा है उसको उसकी गलती की वजह से, तो वो it will be proportionate to the amount of income that company has। okay, जो उनकी जो आपका क्या है, आपका पेइंग कैपेसिटी है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, पेइंग कैपेसिटी। ठीक है, तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, फेयरनेस है कि आपको यहाँ पर इक्विटेबल मतलब ट्रीटमेंट किया जा रहा है। उसके बाद स्टेक होल्डर इन्वॉल्वमेंट, द बिल इंडिकेट्स द इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेक होल्डर्स थ्रू पब्लिक कंसल्टेशन। तो जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो अगर कोई भी लोग जो इस क्षेत्र में जुड़ा हुआ, DTH हो गया, कंटेंट क्रिएशन हो गया, डिजिटल न्यूज़ होगा, इन लोगों का क्या होगा, आपका इन लोगों को इन्वॉल्व किया जाएगा सरकार के जब भी कोई किसी तरीके की इस तरह की कानून लाया जा रहा है। द इंडस्ट्री इज वेलकमिंग द गवर्नमेंट्स इनिशिएटिव फॉर यूनिफाइड लॉ, एंटिसिपेटिंग इट टू स्ट्रीमलाइन कंप्लायंस एंड एनफोर्समेंट प्रोसेसेस। तो ये तो हो गया, सपोर्ट में कुछ चीज़ें हो गया, और आगे इसको और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए कुछ और चीज़ें किया जा सकता है। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन। ये क्या हो सकता है कि एक ऐसा लेजिस्लेशन लाए, एक लीगल फ्रेमवर्क, ऐसा कानून बनाए जो कि हर ब्रॉडकास्टिंग के जो जितने भी सारे आपका फैक्टर्स है, एस्पेक्ट्स है, उसको कवर करें। ठीक है, तो मतलब ऐसा नहीं है कि कोई एक चीज़ छूटा हुआ हो। अगर सोशल मीडिया को आप कवर कर रहे हैं, डिजिटल मीडिया को कवर कर रहे हैं, अगर आप कंटेंट क्रिएशन को कवर कर रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छी बात होगी कि ऑल इनकम्पासिंग होगा, ताकि आपको हर 2 साल बाद, 3 साल बाद आपको अलग अलग कानून लाने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, और क्या हो, encourage competition among broadcasters and content creator to foster diversity of content। तो आपके कंटेंट में डाइवर्सिटी हो, इसकी भी कोशिश किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर कोई एक सेट ऑफ क्या होता है कि टेम्पलेट है जिसको हर न्यूज़ चैनल फॉलो कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और क्या होता है, मीडिया ऑनरशिप को कंट्रोल नहीं करना चाहिए। अवॉइड कंसंट्रेशन ऑफ मीडिया ऑनरशिप टू एंश्योर ए प्लूरलिटी ऑफ वॉइसेस एंड पर्सपेक्टिव। आपको पता है मौजूदा वक्त में बहुत सारे ऐसे टेलीविजन्स हैं इंडिया में जो कि पर्टिकुलर 1 या 2 व्यक्ति के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, या फिर 3-4 लोग ही हैं जो पूरे इंडिया में सारे न्यूज़ चैनल्स को कवर करते हैं। इट्स अ वेरी डेंजरस इंडिकेशन कि हमारा जो डिस्कोर्स ऑफ डिबेट या फिर डिस्कशन वो काफ़ी नैरो हो गया है। तो जब कंसंट्रेशन ऑफ मीडिया कंट्रोल कुछ हाथों में होगा, तो वहाँ पर जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है वो काटेल हो जाएगा, उसका दबाया कुचला जाएगा।
Stakeholder consultation, prioritize stakeholder consultation to gather insights from industry experts, content creators, broadcasters and public. जो लोग इस कानून से अफेक्ट होंगे डायरेक्टली, उन लोगों के ओपिनियन को लिया जाए, इसकी बेहद ज़रूरी है. अडेप्टेबिलिटी टू टेक्नोलॉजी, जो भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रही हैं वक्त के साथ साथ. अभी जैसे हमारे यहाँ पर क्या है, OTT आया हुआ है, कुछ दिन बाद जो आपका है रोबोट्स बहुत ज़्यादा ईजी होने लगेगा. फिर आपको पता है अभी क्या है आपका UAVs, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, जिसको हम लोग ड्रोन्स भी कहते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है. फिर कुछ दिन बाद क्या आएगा आपका एरियल टैक्सी आएगा. तो ऐसे बहुत सारे क्या होता है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होता रहेगा. तो जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होता रहे, वो उस कानून में इस तरीके की प्रोविज़न हो कि उसमें अडेप्ट कर पाए. ठीक है, जो अपकमिंग चेंजेस को क्या कर पाए, इनकॉर्पोरेट कर पाए जब भी कुछ इस तरह के चेंजेस हो, सो दैट वी डू नॉट नीड ए लेजिस्लेशन एवरी 2 or 3 years, या फिर इस लेजिस्लेशन में बहुत ज़्यादा हमें अमेंडमेंट करने की ज़रूरत ना पड़े. सो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जब अमेंडमेंट होता है, ठीक है, तो उस लॉ का सीरियसनेस ख़त्म हो जाते हैं. ठीक है, उसकी जो आपका सैंक्टिटी है, लीगल सैंक्टिटी है, वो क्या हो जाता है, एकदम मिनिस्क्यूल हो जाती हैं. सो ये बहुत ज़रूरी है. कंटेंट क्लासिफिकेशन एंड रेटिंग्स, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका गाइडलाइंस है, आपका क्लियर गाइडलाइंस होना चाहिए, उसको क्लियर भाषा में डिफाइंड होना चाहिए. ठीक है, एम्बिग्यूटी नहीं होना चाहिए, और गाइडलाइंस के हिसाब से आपको क्लासीफाई कर देना चाहिए कौन सा कंटेंट कौन सी कैटेगरी में पड़ रहा है. दिस इंश्योर्स दैट व्यूअर्स कैन मेक इन्फॉर्म्ड चॉइसेस एंड इट हेल्प्स इन रेगुलेटिंग कंटेंट बेस्ड ऑन अप्रोप्रिएटनेस. ठीक है, तो अगर आप जैसे आप मूवी देखते हैं, वहाँ पर क्या लिखा रहता है, U7+, U13+, U15+, या फिर 16+, फिर A आ जाता है. तो इस तरीके, या फिर U होता है. तो अलग अलग कंटेंट की कैटेगरी होते हैं, उससे हमें पता चलता है कि कौन से एज ग्रुप के लोगों के लिए ये मूवी अप्रोप्रिएट है. जस्ट लाइक दैट यहाँ पर आपको कंटेंट क्लासिफिकेशन करना चाहिए. इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी बॉडी होना चाहिए, ऐसा रेगुलेटरी बॉडी जो गवर्नमेंट की इन्फ्लुएंस में ना रहे, या फिर गवर्नमेंट की जो कोई भी द गवर्नमेंट ऑफ द डे वो इस चीज़ को इन्फ्लुएंस ना कर पाए. उससे क्या होगा कि बहुत हद तक सिर्फ गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट होता है दुनिया में, कोई ऐसा गवर्नमेंट नहीं है जिसको क्रिटिसिज्म पसंद हो. तो हर कोई कोशिश करेगा कि क्रिटिसिज्म को आप क्या करें, कर्टेल करें. तो ये बेहद ज़रूरी है कि इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी बॉडी एग्जिस्टेंस में आए. फिर डिफरेंशिएटेड अप्रोच फॉर प्लेटफॉर्म्स, अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए अलग अलग अप्रोच रखना चाहिए. आप OTT को जैसे नेटफ्लिक्स को जिस तरह से आप ट्रीट करेंगे, वैसे NDTV को ट्रीट करेंगे, ऐसा तो नहीं चलेगा. या फिर जो आपका CNN न्यूज़ 18 है, उसको जिस तरह से आप टारगेट कर रहे हैं, ठीक उसी तरह से आप क्या करेंगे कि जो YouTube में जो लोग पढ़ाते हैं उनको भी उसी तरह टारगेट करेंगे. तो हर किसी के लिए अलग अलग अप्रोच रखना चाहिए. रेगुलर रिव्यू एंड अपडेट, एस्टैब्लिश ए मैकेनिज्म फॉर रेगुलर रिव्यू एंड अपडेट ऑफ रेगुलेशंस. दिस अलाउज द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क टू स्टे एटलीस्ट एब्रिस्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस. तो जब भी किसी तरीके की नई चेंजेस आ रही है टेक्नोलॉजिकल डोमेन में, तो उसको इनकॉर्पोरेट किया जाए विथ प्रॉपर रिव्यू एंड स्टडी. ठीक है, क्लियर एनफोर्समेंट मैकेनिज्म्स होनी चाहिए. ठीक है, डिफाइन क्लियर एनफोर्समेंट मैकेनिज्म फॉर रेगुलेटरी वायलेशंस, एस्टैब्लिश ए फेयर and efficient process for handling complaints, investigation and sanctions to maintain the integrity of the regulatory framework. तो ये सारी चीज़ें हो सकती है. प्रमोट मीडिया लिटरेसी, मीडिया के बारे में, ठीक है, लोगों को आप क्या करें, पब्लिक को एजुकेट करें कि रेस्पॉन्सिबल मीडिया क्या होता है, और रेस्पॉन्सिबल मीडिया कंटेंट किस तरह से आपको कंज्यूम करना चाहिए, और इन्फॉर्म्ड व्यूअरशिप कंट्रीब्यूट्स टू ए हेल्दियर मीडिया एनवायरनमेंट. तो जितने भी सारे लोग मीडिया को देख रहे हैं, अलग अलग न्यूज़ चैनल्स को देख रहे हैं, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टू द रेवेन्यू ऑफ द मीडिया हाउस. तो ऐसे में ज़रूरी है कि उनको इन्फॉर्म्ड व्यूअरशिप हो उनके लिए, मतलब उनको पता चले कि वो क्या चीज़ एंजॉय कर रहे हैं और उनका क्या कंट्रीब्यूशन है. इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस को हमें देखना चाहिए, पूरे दुनिया भर में ब्रॉडकास्टिंग रेगुलेशंस को देखना चाहिए, और उससे इंस्पायर होकर जो पॉजिटिव चीज़ें हैं जो हम इंडिया में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, दैट शुड बी इनकलकेटेड. सो दीज आर द थिंग्स दैट वी वांटेड टू ब्रिंग इनटू योर पर्सपेक्टिव विथ like examination perspective. I think it broadly summarizes our today's discussion. If you have any doubt, please let me know in the comment box. Thank you so much. See you in the next video.